हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं आप सभी का मिशनल नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता था कि आपका 8 मई से बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स का बैच है जो लाइव हो जाएगा, क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। और आज से आपके बीटीएस स्टाफ नर्स बैच में जो लाइव क्लासेज देखने को मिलेगी, आपको सभी फैकल्टीज की डेली क्लासेज रहेगी, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं वो बात, है ना। तो डेली क्लास का अनाउंसमेंट आपके मोबाइल में आ ही जाएगा और आज की क्लास का भी आपके पास पहुंच गया वैसे ना। तो एक बार मेरी वॉइस भी क्लियर कर दीजिएगा जो लाइव जुड़ चुके हैं वो। और आज का इस सेशन को अपन यूट्यूब पर भी डालेंगे ताकि जो बच्चे बीटीएससी स्टाफ नर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो तैयारी करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है इस बैच में। वो ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ज्यादा देर नहीं करनी है। हो सकता है आपका एग्जाम जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। 2 ढाई महीने में इस पूरे बैच को कवर कर लेंगे, पूरे कोर्स को कवर कर लेंगे, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। आपको नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी, जीएमसीएच, पीजीआई जैसी तैयारी नहीं करनी। बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो क्लासेज है या जो उसका सिलेबस होता है, पेपर पैटर्न होता है, बिल्कुल एवरेज होता है, औसत के मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का। उसी पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार ही ये क्लासेज रहेगी बीटीएससी आपके इस बैच में, है ना। तो जिससे क्या रहेगा कि हिंदी इंग्लिश अपन पूरा नोट्स में तैयार करके लाया हूँ, जैसे कि आज आप देख पाओगे। तो पूरा नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी है जो आसानी से क्लासेज देख सके, उनको समझ सके कि क्या अपन पढ़ रहे हैं, है ना। और पूरा जो सिलेबस है वो सीएचओ क्या बिहार स्टाफ नर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। और सभी जो सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज अपने पास और अलग अलग फैकल्टी की क्लास लेगी डेली। टॉपिक पूरा कवर होगा और पॉसिबली उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन भी है जो अपन उसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की फर्स्ट क्लास अपनी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका जो इंट्रोडक्शन चलता है, शुरुआत के चैप्टर्स चलते हैं, वहीं से अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाकी मेरा इंट्रोडक्शन वैसे आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं, है ना। मेरा नाम एम एल सैनी है और मैं वर्तमान में अभी प्रेजेंटली नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ईएसआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कार्यरत हूँ। और मैं आपको इस बैच में फंडामेंटल की क्लासेज आपके लिए लेकर आऊंगा और एक फैकल्टी है वो भी फंडामेंटल क्लासेज लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी अदर फैकल्टीज भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स टीच करेगी, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देगी। बाकी मेरा सिलेक्शन की बात करूं तो मेरे अच्छे खासे 10-12 अच्छे एग्जाम्स निकाले हैं टॉप रैंक के साथ में, है ना। वैसे आपको पता होगा, बुक्स के माध्यम से भी आपको इस बारे में ध्यान में होगा कि, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वैसी फैकल्टी से आपको पढ़ने को मिल रहा है, नहीं। आपको उन्हीं फैकल्टी के माध्यम से पूरा कोर्स कवर करेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अच्छा खासा अनुभव रखती है, ठीक है। पूरा जो नोट्स है आपका हिंदी इंग्लिश में इस तरह से रिटर्न रहेंगे। मोस्ट ऑफ रिटर्न रहेगी, आपको लिखना है, अपने नोट्स जरूर तैयार करने, ध्यान रखना। पीडीएफ जो ये पूरी है वो हम ऐप में, जो अपना ऐप है उसमें वीडियो के सेक्शन में ही डाल देंगे। ई पीडीएफ में आप वहां से अपने नोट्स तैयार जरूर करने हैं। अब मैं 7वें बैच में ये जरूर चर्चा करते हुए चलूंगा पूरी क्लास में कि यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके बीटीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम में या आपके किसी भी स्टाफ नर्स एग्जाम में है जो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं हेल्थ। हेल्थ जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो जाता है, स्वास्थ्य। क्योंकि अपन एज ए नर्सिंग प्रोफेशन स्वास्थ्य से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जुड़े हुए हैं। तो अपन को कोई भी प्रक्रिया, कोई भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले अपन को हेल्थ के बारे में ही जानना जरूरी है कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, आम नागरिकों का स्वास्थ्य क्या है और इसका डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दिया। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अपन को ये परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, यानी कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार क्या पूछेगा, डब्ल्यूएचओ के अनुसार हेल्थ या फिर स्वास्थ्य की परिभाषा। या फिर आपको क्या एग्जाम में आएगा, आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और उसको पूछेगा कि ये परिभाषा किसने दी। क्या पूछेगा कि ये परिभाषा किसने दी, और फिर आपको उसमें राइट आंसर चूज करना होगा। सपोज करो ए ऑप्शन आपको डब्ल्यूएचओ मिल जाएगा, बी ऑप्शन आपको यूनिसेफ मिल जाएगा और सी ऑप्शन आपको मान लो कि यूएनएफए मिल जाएगा, या फिर डी ऑप्शन मानकर चलो आपको यूएनओ मिल जाएगा, ठीक है। यूएनओ या फिर आप मान लो आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज,
कुछ भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारियों या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यानी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इज दैट क्लियर? यानी कि हेल्थ है वो कंप्लीटली, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअली हेल्थ बीइंग की बात है। ऐसा नहीं कि रोगों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ द डिजीज ही स्वास्थ्य है। आपको लगता है कि मेरे से कोई बीमारी नहीं है फिजिकली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फिजिकली अगर मैं फिट हूं तो मेंटली हो सकता है, अगर मेंटली फिट हूं तो सोशली, और सोशली अगर फिट हूं तो स्पिरिचुअली। अगर चारों आयाम को, इन डायमेंशंस को अगर अपन देखें, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन है, अगर इन चारों डायमेंशंस में अगर बैलेंस है, चारों डायमेंशंस के अनुसार अगर आप स्वस्थ है, अगर आप इसमें कोऑर्डिनेशन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, इसके एंगल से अगर आप स्वस्थ है, तो इट मींस कि आप एकदम से पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान है। और मेरे ख्याल से WHO की परिभाषा के अनुसार आज अभी वर्तमान में देखें तो कोई स्वस्थ नहीं है ना? किसी को कोई सोशल इश्यू है, किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, किसी को वो भगवान में आस्तिकता नहीं है ना, नास्तिक है, या फिर फिजिकल है, मेंटल है। तो एक तरह से इसमें विरोधाभास भी है WHO की डेफिनेशन में, कि इन्होंने चारों डायमेंशंस को जो इंक्लूड किया हेल्थ की परिभाषा में, तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो, है ना, कोई भी स्वस्थ नहीं है ना? इस परिभाषा के अकॉर्डिंग तो कोई भी स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अपन को देखनी है। तो इस यहां से ही आपके क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा, और इस चीज को क्वेश्चन बनेगा तभी आपको ध्यान में रहना चाहिए डेफिनेशन किसने दी है, WHO ने दी है, और आपको राइट आंसर क्या करना है, WHO करना है। ठीक है, नोट्स में जरूर लिखना डेफिनेशन को। चलो, और जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, उनको लिए भी एक तरह से डेमो क्लास है, ताकि आपको भी पता लगे कि इस बैच में किस तरह से पढ़ाया जाएगा। पूरा टोटली हिंदी इंग्लिश माध्यम रहेगा। बिहार से कमजोर बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है, अपने कंसेप्ट क्लियर करेगा, वो भी इस बैच में इनरोल हो सकता है। और जल्दी इनरोल होना है, डिले नहीं करना है, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है और आपके पास समय भी कम है ना? ठीक है, तो यहां पर अब आगे बात करते हैं अपन नर्सिंग की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की परिभाषा क्या होगी, है ना? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग की परिभाषा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। यानी कि देखो, जो इन्वायरमेंट के आसपास की चीजें हैं, लाइक वेंटिलेशन हो गया, एयर हो गया, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हो गए, जैसे कि मान लो टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, है ना? तो इन आसपास की चीजों को यूटिलाइज करके, आसपास की चीजों को यूटिलाइज करने, यानी कि द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। तो इन आसपास की चीजों को, या फिर सैनिटेशन को, साफ सफाई को, हाइजीन को, क्लीननेस को, इन चीजों को अपन ध्यान रखें तो पेशेंट की रिकवरी में अपन काफी योगदान दे सकते हैं। और ये कौन कर सकता है, ये नर्सिंग कर सकता है, एक नर्सिंग प्रोफेशनल जो होता है वो कर सकता है, यानी कि एक नर्स कर सकती है। इट मीन्स कि नर्सिंग क्या हो गई, अगर आप आसपास की पैरामीटर्स को, फिजिकल पैरामीटर्स को, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट वेदर हो, या फिर वो क्या क्लीनिनेस हो, हाइजीन हो, साफ सफाई, स्वच्छता, उनको अगर मॉडिफाई करें तो उनको पेशेंट की रिकवरी में अगर ध्यान दें तो पेशेंट को अपन हद तक रिकवर कर सकते हैं। और ये बात कौन कह रही है, अपनी नर्सिंग की मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्होंने क्या परिभाषा दी है जो आपके सामने लिखी हुई है। हिंदी में बात करें, रोगी को ठीक होने में सहायता के लिए उसके वातावरण का उपयोग करने का कार्य किसमें किया जाता है, नर्सिंग में किया जाता है। लाइक पेशेंट की बेड मेकिंग अपन करते हैं, उसको साफ सुथरा बेड प्रोवाइड करते हैं ना, उसको चलने फिरने में असिस्ट करते हैं अगर वो चल फिर नहीं रहा तो इस तरह से आपके एग्जाम में डेफिनेशन आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, एक एक चीज लिखते हुए चलनी है। जैसे जैसे क्लासेज हो रही है अपने नोट्स जरूर तैयार करें ना। नोट्स आपको लगता है कि थोड़ा लेंथी है, या आपको हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको लगी, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेरे को हिंदी लैंग्वेज ज्यादा कन्वेंट है तो आप हिंदी लैंग्वेज में अपने नोट्स तैयार करें। आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा कन्वेंट है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स तैयार करें। म्यूचुअल दोनों को भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
अगली जो टॉपिक है वो क्या है, द नर्स है। व्हाट अबाउट द नर्स, यानी नर्स क्या है। नर्स क्या है, एक नर्स एक रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल होती है। कौन, क्वालिफाइड। कौन है नर्स सर, एक क्वालिफाइड, क्या है, एक क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये क्या है, नर्स एक क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, जो क्या करती है, जो क्या करती है, नर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो पोषण देता है किसको, मरीज को, जो देखभाल करती है किसकी, मरीज की, जो सुरक्षा देती है किसको, मरीज को। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड हो, क्वालिफाइड हो, जो नर्सिंग प्रोफेशन का ज्ञान रखता है, जिसने ट्रेनिंग ली हो, जो मरीज को पोषण दे, देखभाल करे और उसको सुरक्षा दे, वो कौन है, दैट इज द नर्स। यानी कि जो आजकल अपन उसको बोलते हैं नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स या एएनएम, जिन्होंने भी नर्सिंग से संबंधित कोई भी ट्रेनिंग ली है, चाहे वो एएनएम हो सकती है, पीएचएन हो सकती है, एमपीडब्ल्यू हो सकती है, सीएचओ हो सकता है ना, आशा भी हो सकती है, क्योंकि वो भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन उसको रजिस्टर्ड नर्स नहीं कर सकते। आशा एक क्या होता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। तो ठीक है, चलो इसके अलावा यह क्या करते हैं, बीमार या इंजर्ड या एज्ड लोगों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित होती है। बिल्कुल, नर्सिंग का कार्य क्या है, कंपेंसेशन, कंपेशन यानी कि सहानुभूति का होता है, डेडिकेशन समर्पण का होता है, और इसके अलावा सर्विस सेवा का होता है। यानी कि एक ह्यूमैनिटी में सबसे नोबल प्रोफेशन की अगर बात करें तो आप हो उस प्रोफेशन में, मैं हूं उस प्रोफेशन में, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है या जितने भी नर्सिंग कर्मचारी है, चाहे वो एमएससी हो, बीएससी हो, जीएनएम हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, एसएन हो या एनएस हो, ऑल दे आर बिलोंग टू मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि नर्सिंग इज द मोस्टली नोबल प्रोफेशन, सबसे उच्च श्रेणी का प्रोफेशन अपने प्रोफेशन को माना गया है, क्योंकि इस प्रोफेशन में डायरेक्टली पेशेंट केयर से इन्वॉल्व होते हैं, अपने में एक तरह सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है मरीज के प्रति, मानवता का उच्च कोटि, उच्च श्रेणी का जो प्रोफेशन है तो वो है नर्सिंग। आपको, मेरे को और सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को इस बात पर प्राउड होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रोफेशन की बात हो रही है कि नर्स का कार्य क्या होता है, सहानुभूति का होता है, समर्पण का होता है और सर्विस सेवा का होता है, आधारित होता है, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल मिलती है। ठीक है, नर्स जो नर्सिंग सर्विसेज का जो पेशेंट केयर में या मेडिकल केयर में जितना रोल होता है, उतना ना तो मेडिसिन का होता, मेडिसिन का भी इतना रोल नहीं होता है, जितना कि अगर अपन पेशेंट को जो फिजिकली केयर दे रहे हैं, पेशेंट का सराउंडिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको सिंपैथेटिक केयर दे रहे हैं, उसका बहुत रोल होता है। इज दैट क्लियर। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नर्सिंग प्रोफेशन का होता है, और आप देखते भी हैं डॉक्टर साहब तो आते हैं, अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं और चले जाते हैं, पूरा 24/7 जो सर्विस देनी होती है वो नर्सिंग प्रोफेशनल ही देते हैं। चलो, नर्स वर्ड को भी अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं कि एक्चुअली नर्स वर्ड क्या है। देखो, एन फॉर श्रेष्ठता, नोबिलिटी, यानी कि ज्ञान क्या होता है, एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बहुत सारा ज्ञान होता है, सभी नर्सिंग प्रोसीजर्स का, सभी मेडिकल प्रोसीजर्स का, कौन सी प्रोसीजर में क्या करना है, कैसे स्टरलाइज टेक्निक अपन को मेंटेन करने हैं। तो एक स्किल्ड नर्स होती है, वो क्या होती है, नॉलेजफुल होती है, नोबिलिटी होती है, उसमें श्रेष्ठता होती है। एक यू मीन्स उपयोगिता, यूजफुलनेस, यानी कि नर्स क्या होती है, कम से कम संसाधनों में भी, यूजफुल रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ, कम से कम संसाधनों में भी काम चला लेती है। वो कभी इस बात की शिकायत नहीं करती कि मेरे पास ये चीज नहीं है या नहीं, और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उनमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, लेकिन तो प्रशासनिक कार्यों की वजह से अपना काम नहीं रुके, अपना काम है, अपनी प्राथमिकता है मरीज को कैसे भी कैसे करके सर्विस मिले, और अपन इस बात से नहीं अटके या नहीं रुके कि अपने पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं मरीज को इंजेक्शन नहीं लगाऊं, उसको वो काम नहीं करूं, ये नहीं करूं। तो अपन को जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें सर्विसेज देनी होती है, यूजफुलनेस, उपयोगिता, और उसमें समझदारी भी होती है। अगर आप में नहीं है तो समझदारी होनी चाहिए, ठीक है, आप में नहीं है तो आपको भी समझदार होना चाहिए। आर फॉर नीति परायणता, यानी कि राइटनेस, नीति परायणता, नीति क्या बोलते हैं, नैतिक होती है नर्स, है ना, नीतिगत कार्य करती है, कभी गलत नहीं करती है मरीज के साथ में, चाहे पेशेंट उसको गाली दे दे, उससे लड़ ले झगड़ ले, लेकिन हमेशा अपने एथिक्स ध्यान में रखना है दिमाग में, कभी भी मरीज के साथ में गलत नहीं करना है। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभार फ्रस्ट्रेट होते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, पेशेंट्स का वर्कलोड यूं मानकर चलेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी हालत है,
एक नर्सिंग स्टाफ और 50-50 वार्ड में पेशेंट 70-70, 60-60, उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि फिर भी कोशिश एज फार एज पॉसिबल अपनी कोशिश ये रहे कि अपन को कंट्रोल काल्म डाउन रहना है, ताकि अपने फ्रस्ट्रेशन से मरीज को कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना पहुंचे। अपनी प्राथमिकता मरीज होता है, उसको क्योर करना होता है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मरीज का तो कई बार परेशान करते हैं तो अपन फ्रस्ट्रेट होते हैं तो कुछ बोल देते हैं, तो उन चीजों में और अपन को सुधार कर सकते हैं, है ना। नीति प्रणीत नैतिकता होती है नर्स में। इसके अलावा जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल जो वार्ड में आपके पास अगर 10, 20, 30 पेशेंट है तो उनको केयर करने की है जो उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। एक मिनट चार्ज लगा लू, फोन को डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नर्स की। ओके सर, जीएनएम स्टूडेंट टू, हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किशन राज जी, आपकी हम समस्या समझते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में हम पूरा बेच लेकर चलेंगे। कोई बात नहीं, आप जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम पूरा हिंदी इंग्लिश में बेच लेकर चलेंगे, आपके पूरी चीजें के कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी समझ नहीं आता तो एवरी संडे हम डाउट सेशन रखेंगे, वहां पर आपके डाउट रहे तो आप उसमें चर्चा करना, उसमें जरूर हिस्सा लेना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये बात ध्यान रहे कि आप जीएनएम हो या बीएससी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जितना भी जो भी लेक्चर होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स में होगा, तो आपको मतलब समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर अदर बेचेज हमारे वो टोटल इंग्लिश में है, तो हमने बच्चों की समस्या समझी। काफी सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश बेच उनको चाहिए, जो कमजोर से कमजोर बच्चे होते हैं उनको भी तैयारी नहीं। देखो सबको राइटर इस बात का कि मैं भी कंपटीशन का एग्जाम हो रहा तो मैं भी तैयारी करके एग्जाम दूं, तो सभी बच्चों तक अधिकार है शिक्षा का, एजुकेशन लेने का। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिक्स रहेगा। आगे है S4, नर्स की अपनी डेफिनेशन देख रहे हैं। S4 क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी। वो नर्स को सरल सहज स्वभाव में रहना चाहिए, किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग या फिर ओवर कुछ नहीं ऐसा सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा कि आजकल तो होता है कि अपन स्मार्ट तरीके से रहने लग गए, लेकिन फिर भी नर्स को एज फार एज पॉसिबल सिंप्लिसिटी, सिंपल रहना है ना। सहानुभूति तो होनी होनी चाहिए, क्योंकि अपन क्या करें, डायरेक्ट पेशेंट केयर से जुड़े हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जितना टाइम नर्सिंग है जो पेशेंट को देते हैं नर्सिंग प्रोफेसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स या नर्सिंग स्टाफ नर्स, उतना टाइम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का कोई भी पर्सनल नहीं देता। तो एटलीस्ट अपन में तो इस बात की सहानुभूति होनी चाहिए कि पेशेंट को किसी भी तरह से साइकोलॉजिकली भी तो ट्रीट करना होता है पेशेंट को ना, तो अपन सहानुभूति तरीके से पेशेंट की केयर करें, जिससे कि वो साइकोलॉजिकल तरीके से भी क्योर होकर जाए। E4 दक्षता, एफिशिएंसी, उसके काम में उसके जो भी कार्य कर रही है नर्स, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हुई तो हो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है आप भी समझ सकते हो, उस बात को मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो नर्स को स्किल्ड होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। वो कब होगी जब आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली हो, एक अच्छे टीचर्स के माध्यम से आपने एजुकेशन लिया है, तो ही आप दक्ष हो पाओगे। या फिर आपको जैसे जैसे समय के साथ आप काम करोगे, जैसे जैसे आप में अनुभव आएगा, वैसे वैसे आप स्किल्ड होते जाओगे, दक्ष होते जाओगे। चलो आगे, रोल ऑफ नर्सेज, क्या क्या रोल हो सकते हैं? रोल ऑफ नर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? देखो बहुत सारे रोल होते हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर का या स्टाफ नर्स का एक सिर्फ पेशेंट को इंजेक्शन लगाना ही रोल नहीं होता। हालांकि ग्रामीण इलाके में क्या होता है कि जो अपने ऐसा रिवाज बना हुआ है कि जो इंजेक्शन लगाते हैं वही नर्स है। ऐसा नहीं है, नर्सेज के मल्टीपल रोल होते हैं, और उन मल्टीपल रोल से ही पेशेंट क्योर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाते हैं। सिर्फ इंजेक्शन लगाने से ही वो क्योर नहीं होते, उससे वो ठीक नहीं होते, है ना। और भी बहुत सारी जिम्मेदारीज होती है नर्सेज की, या उसके रोल्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। क्या क्या रोल हो सकते हैं? केयर प्रोवाइडर तो होता है, तो फर्स्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ रूल हो गया कि रोल हो गया कि उसको देखभाल प्रदाता के रूप में उसका रोल हो गया, केयर प्रोवाइडर के रूप में। लेकिन उसको एजुकेटर के रूप में पेशेंट को समय समय पर एजुकेशन देना, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ हैबिट्स के बारे में उसको बताना, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। कुछ सोशल कैंपेन से, गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम्स के कुछ ऐसी योजनाएं चल रही है, उनके बारे में उसको जागरूक करना, अवेयरनेस देना कि अभी ये स्कीम चल रही है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। लाइक जैसे कि अभी आयुष्मान भारत योजना चल रही है, आप 5 लाख रुपए तक का आपको है जिसमें बीमा मिलता है, तो आप अपना कार्ड बनवाइए। तो इस तरह से अपन उसको एजुकेट कर सकते हैं, साफ स्वच्छता से संबंधित उसको जो एजुकेशन दे सकते हैं, समय पर दवाइयां लेना, समय पर या फिर बुरी आदतों को छोड़ना, बहुत सारे टॉपिक्स जहां पर हेल्थ एजुकेशन दिया जा सकता है। एडवोकेसी करना,
यानी कि उसकी है जो पेशेंट की बातों को भी उसको क्या बोलते, कभी ऐसा कोई इश्यू होए तो उसकी एडवोकेसी भी करना है कि पेशेंट यहाँ पर सही है, मैं थी वहां पर प्रेजेंट, पेशेंट सही है। अगर कोई पूछ रहा है पेशेंट गलत है ही नहीं इस मैटर में, आप कैसे पेशेंट को गलत ठहरा रहे हो, तो पेशेंट के कार्य की या उसके एडवोकेसी भी का भी उसका रोल है। मैनेज करना, बिल्कुल वार्ड को मैनेज कौन करता है, इंचार्ज नर्स। तो इंचार्ज नर्स भी क्या है, एक तरह से वो भी नर्स है, तो एज ए मैनेजर रोल है। कोलाबोरेट करना एक दूसरे की टीम से, जैसे कि फार्मेसी वाली टीम आ रही है, फिजियोथेरेपी वाली टीम आ रही है, लैब से कोई आ रहा है, डॉक्टर साहब राउंड पर आ रहा है, तो सभी टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखती है। वो कौन रखती है, एक प्रबंधक के रूप में, सहयोगी के रूप में कौन रहती है, नर्स। लीडर के रूप में बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी भी होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना हो, कौन सा पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी केयर देनी है, कौन से पेशेंट को बाद में केयर देनी है, ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग या उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो इस तरह से उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। रिसर्चर के रूप में बिल्कुल आजकल नर्सिंग प्रोफेशन में भी रिसर्च के कार्य होते हैं, और रिसर्च के माध्यम से ही अपन डे बाई डे नर्सिंग प्रोफेशन को अपग्रेड कर पा रहे हैं। और यूं कहूं तो कि नर्सिंग प्रोफेशन को अपन है जो हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होने लगी है, मैं बात कर रहा हूं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, तो वो कब से होने लगी है, जब से नर्सिंग में रिसर्च मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पर है जो ऐसे सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया गया, और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते या पढ़ाते हुए जो स्किल्ड, मोर स्किल्ड स्टूडेंट्स बाहर निकले, और उन्होंने एक नर्सिंग फील्ड को एक नए आयाम स्थापित किए, नए आयाम स्थापित किए, जिससे कि आज हम सभी नर्सिंग में भी है जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने लगे हैं। चलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी नर्स की, है ना। जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं तो वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं, या आपको अगर कोई दिक्कत है, समस्या रहे, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्यूरी रहे आपकी तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वैसे मैं हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूँ। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि फर्स्ट डेमो क्लास है जो यूट्यूब प्लस ऐप दोनों ही जगह रहेगी, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी रहेगी तो सोल्व करने की कोशिश रहेगी। हमारे हेल्पलाइन नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर है जो आपको सुबह 9 से लेकर 5 से 7 बजे तक, 9 से 7 बजे तक आपको अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इन नंबर पर कॉल मैसेज करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, देखो यहां से अब आपका क्वेश्चन बनता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। जो नर्सिस की 4 मूलभूत जिम्मेदारियां होती है वो कौन सी होती है सर, 4 मूलभूत जिम्मेदारियां होती है, कौन कौन सी होती है वो, 4 फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सेज। और यहां से पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या क्या, टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ, टू प्रिवेंट हेल्थ, रिस्टोरेशन हेल्थ, और एलिवेट, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। बिल्कुल नर्स स्वास्थ्य को उसको कैंपेन के माध्यम से या पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, तो उसकी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है, नर्स की नैतिक जिम्मेदारी है नर्स को कि पेशेंट को इस तरह से हेल्थ एजुकेशन दें जिससे कि उसके स्वास्थ्य में इंप्रूव होए। सेकेंड वन, बीमारी की रोकथाम करना, बीमारियों को प्रिवेंट करना। यहां से समझना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ये तीनों वर्ड याद रखना। यहां से आपको चीज याद रहेगा, अगर हिंदी में तो दिक्कत आ रही तो। एंड एलिवाइट सफरिंग, जो पीड़ा है, पीड़ित है, जैसे किसी को दर्द हो रहा है, पेन से चिल्ला रहा है वो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी फंडामेंटल मूलभूत जिम्मेदारी है कि उसका पेन लेवल कम करने के लिए आपको यथासंभव नर्सिंग प्रयास करना है। नर्सिंग के जो स्टेप अपन जो फॉलो करते हैं वो, चाहे तो उसको जो क्या बोलते हैं, सिट्स बात, होट बात, इस तरह से जो वो चीज देनी है, या फिर डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, जो मेडिसिन लिखी हुई है तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है। स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना, जो बीमार हो चुके उनको भी रिस्टोर करना, उनकी भी हेल्थ को, है ना। तो ये 4 फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहीं से आपके जो नर्सिंग में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इस स्लाइड को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, और स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट्स में लिख कर रख लेना। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं अपन अपनी जिस प्रोफेशन में है, आज जहां पर भी अपन नर्सिंग में स्टैंड करते हैं, अगर उसका क्रेडिट दें, अगर आपको या मेरे को इस प्रोफेशन में कोई लेकर आई है, इस प्रोफेशन को किसने जो तरह से वो किया है, अपने सबके सामने रखा है, इसको हाई मतलब उच्च पद तक लेकर गई है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस प्रोफेशन को आज यहां तक लाने में, चिकित्सा फील्ड में, मेडिकल फील्ड में नर्सिंग प्रोफेशन को एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बनाने में अगर एक सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो इस विश्व आत्मा का रहा है, जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है जिसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है जिसका,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इज दैट क्लियर? जिसको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी अपन जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? लेडी विद द लैम्प। ठीक है, एक बार फोटो से देख लेना। यही हमारी मदर ऑफ नर्सेज है जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की स्थापना की है, और आज हम इसी के बलबूते पर है जो आज सभी हॉस्पिटल्स में या फिर विश्व में है जो, या एक अपने भारत देश में सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन बेसिक चीजें जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम्स में सवाल बनते हैं, चाहे आपका बिहार स्टाफ नर्स का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी स्टाफ नर्स का हो, चाहे एमपी स्टाफ नर्स का हो, या आपके बीटीएससी में इस तरह से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। किस फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? मदर ऑफ मॉडर्न नर्सेज, यानी कि आधुनिक नर्सिंग की जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सेकंड वन क्या है? इनका जन्म कब हुआ? यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, मैंने अलग ही कलर में करके लाया हूं। कहां हुआ जन्म इसका? 12 मई 1820 में। याद रखना 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? इटली में हुआ। फ्लोरेंस सिटी थी इटली, क्या है? इटली में फ्लोरेंस सिटी है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इटली देश है, फ्लोरेंस सिटी है, और सिटी के नाम पर इनका फ्लोरेंस नाम पड़ा। ठीक है, हुआ, और इसी कारण उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया। और उनका निधन कब हुआ? 13 अगस्त 1910 को। कहां हुआ? कहां हुआ उनके इसका अगस्त हुआ लंदन में। इनका जो निधन है वो कहां हुआ था? लंदन में। ध्यान रखना कहां हुआ? लंदन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक एमसीक्यू, एमसीक्यू 2, एक की तीसरा, 3 एमसीक्यू यहां बन गए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को आपको अंडरलाइन करते हुए नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, अगस्त हुआ, लेकिन ठीक है। अभी योगदान की बात करें, मुख्य योगदान क्या रहा इनका? तो इनका योगदान था, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। कब हुआ था सर? 1853 से 1856 के बीच में। कब ये युद्ध कहां हुआ? क्रीमिया कहां पर है? ये क्रीमिया कहां पर है? ये यूरोपियन क्या, सॉरी, रशियन कंट्री है। रूस, जिसको आज बोलते हैं सोवियत संघ, रूस के नाम से पहले जानते थे। तो उसका एक पार्ट था जहां क्रीमिया नाम से स्पेस था, जगह थी, वहां पर युद्ध हुआ। कब हुआ? 1853 से 56 में। तो इस युद्ध में जब देखा गया कि घायल सैनिक बहुत सारे घायल हो रहे थे, और सैनिकों की जो डेथ रेट थी बहुत ज्यादा थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पता लगा। इन्होंने तुरंत अपनी टीम बनाकर वहां पर अपनी सेवाएं देने पहुंची, और उसके बदौलत ये हुआ कि जो सोल्जर्स की जो डेथ रेट थी वो काफी डिक्लाइन हुई इन 3 सालों में। इन 3 सालों में काफी जो सोल्जर जो मर रहे थे इस युद्ध में, उनका जो ग्राफ था, सपोज करो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाने से पहले अगर 70 सैनिक सोल्जर पर डे मर रहे थे, और इनकी केयर देने के बाद में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की केयर देने के बाद में, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरह का ड्रास्टिक चेंजेस आया कि 20 सोल्जर तक ये ग्राफ आ गया। तो ये 50 का जो डिफरेंट आया वो कब आया? जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी केयर देना वहां शुरू किया। दिन रात इन्होंने अपनी सेवाएं दी वहां पर, और दिन रात सेवाएं दी। उस वक्त क्या होता था कि कुछ लाइटिंग सोर्सेज नहीं था, तो इन्होंने रात में सैनिकों के कैंपों में जा जाकर सेवाएं दी। कैसे दी? हाथ में लालटेन लेकर। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? लेडी विद द लैंप। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? लेडी विद द लैंप। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने अपने हाथ में लैंप लिया हुआ है। ये लैंप कब से लिया गया है? क्रीमिया जो वार था, क्रीमिया का जो युद्ध था, उसमें घायल सैनिकों की जो सेवा की इन्होंने, तो लैंप साथ में लेकर सैनिकों के कैंप में जा जाकर इन्होंने सेवा की थी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? लेडी विद द लैंप। ओके, चलो, अब इनका मुख्य योगदान जो था इनका क्या था? देखो, इन्होंने क्या था? स्वच्छता, इन्होंने अस्पतालों में स्वच्छता और देखभाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। इन्होंने उस वक्त इन्होंने देखा कि हॉस्पिटल्स में गंदगी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मरीज क्योर नहीं हो पा रहे, ठीक नहीं हो पा रहे। तो इनको सबसे ज्यादा योगदान क्या था? हाइजीन और क्लीनिनेस में इनका योगदान रहा है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर वैसे चीजें लिखी हुई है। लेडी विद द लैंप क्यों जाना जाता, क्यों कहा जाता है इसको? ठीक है, सब चीजें मैं वैसे आपको बता दिया है ना। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग, याद रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नोट्स ऑन नर्सिंग। ठीक है, क्या ना कौन सी पुस्तक लिखी थी? नोट्स ऑन नर्सिंग। और इन्होंने देखो, उन्होंने नर्सिंग शिक्षा को संगठित किया और सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की। तो इन्होंने कौन सी स्कूल की स्थापना की? नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको जो सम्मान दिया गया, सम्मान, इनको जो मेडल्स मिले या इनको जो अवार्ड दिए गए, वो क्या था? इनको रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड, जो कि रूस कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, इन बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये अवार्ड इनको मिला। ठीक है, और इन सभी कार्यों की वजह से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन सभी योगदान की वजह से आज भी पूरा विश्व 12 मई को
आज भी पूरा विश्व 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस, इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाता है। और इस बात के लिए ही आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 मई 1810 को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ, उस जन्म के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलूं। अब देखो, ये यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे की बात चल रही थी, उसकी थीम के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी थीम्स है जो जहां से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। 2025 की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपको अच्छे से याद रखनी है, ध्यान रखना। क्या थीम है? ओवर नर्सेज ओवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है। क्या है इसकी अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की थीम 2025 की? नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। याद रखना, यही आपका इस बार अगर नर्सेज डे थीम से क्वेश्चन आएगा तो 2025 से ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 2024 और 23 तक की थीम्स आपको याद रखनी है। 2025 आपको स्ट्रांगली याद रखनी है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन आईएनसी की, भारतीय नर्सिंग काउंसिल की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, जो कि अपना एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर कार्य करता है। अपनी भारत देश की समस्त नर्सेज इसके अंडर में कार्य करती है, कह सकते हैं अपन। स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स होती है जिनके थ्रू अपन जुड़े हुए होते हैं, जहां अपना रजिस्ट्रेशन होता है, और सभी स्टेट नर्सिंग काउंसिल को आईएनसी क्या करती है? अपने कंट्रोल में रखती है। तो अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपन आईएनसी के अंडर ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है जो अपन सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए रूल रेगुलेशंस बनाती है, स्टूडेंट्स का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस निर्धारित करती है ना। इसके अलावा कोई भी पाठ्यक्रम न्यू ऐड करना हो, हटाना हो, है ना, या फिर कोई न्यू पॉलिसीज बनाना हो, न्यू कोर्स पाठ्यक्रम या नया कोर्स ऐड करना हो नर्सिंग फील्ड में, या किसी भी कॉलेज को मान्यता देना हो, उसकी मान्यता रद्द करना हो अगर वो स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, जो कॉलेज स्टेबलाइज नहीं हुआ है तो, है ना। तो ये सभी कार्य कौन करती है? आईएनसी। तो इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। ठीक है, एक ऑटोनोमस संस्था है, नर्सिंग शिक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करना, इसके कार्य वैसे मैंने लिखे हैं यहाँ पर, है ना। मेन कार्य क्या है? नर्सिंग शिक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करना, यानी कि टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन नर्सिंग एजुकेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इज दैट क्लियर? अब ये देखना है कि जो ये एक्ट पास हुआ, आईएनसी एक अधिनियम है, इंडियन भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम कब पास हुआ भारतीय संसद में? ये पास हुआ 1947, यानी कि 1947 में पास हुआ। 47 में जब संसद से पास हुआ, कोई भी जो कानून बनता है वो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने के लिए अंतिम रूप से फिर वो कानून रूप से लागू मतलब तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो कानून था अपना भारतीय नर्सिंग परिषद का 1947 में संसद से पास हुआ और 1949 में ये लागू हुआ, यानी कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी उसमें 2 साल का समय लगा। तो देखो आईएनसी अधिनियम में वैध हुआ, यानी कि कब पास हुआ? 1949 में। और लागू कब हुआ? ये 1947 में लागू कब हुआ? 1949 में। अब इसमें जो अंतिम संशोधन हुआ इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, अंतिम संशोधन कब हुआ? 2023 में। और 2023 में संशोधन होकर एक नया एक्ट सामने आया, नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन, जो जिसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह अभी किसने लिए? एनएनएमसी, यानी कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एनएनएमसी ने आईएनसी की जगह ले ली है, यानी कि वर्तमान में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जैसा कोई एक्ट ही नहीं है, उसकी जगह पर कौन सा एक्ट आ गया है अभी? नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल। ओके, इज दैट क्लियर? चलो सर आगे चलूं। भारतीय नर्सिंग काउंसिल के कार्य जो मैं आपको बोल चुका वैसे भी, है ना, पूरे देश में नर्सिंग प्रशिक्षण को नियंत्रित करना, योग्यताओं की मान्यता देता है, प्रशिक्षण सामग्री परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करता है, नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों को निरीक्षण करता है। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप नोट्स में अपडेट कर लेना अपने, है ना। ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, एक बार आप पढ़ लेना इनको। ठीक है, मेंटेन इंडियन नर्सेज रजिस्ट्रेड टू, है ना। चलो, यानी कि नर्सेज को पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड करना, वो सब कार्य हो चुका है। अब देखो, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग, नेशनल नर्सिंग एंड
मिडवाइफरी कमीशन जिसकी अपन बात कर रहे थे, अभी मैं बोल रहा था आपको कि भी आईएनसी एक्ट रहा ही नहीं, भी ने उसकी जगह इसने जगह ले ली है। ठीक है, अब ये देखो, यह विधेयक भारतीय नर्सिंग काउंसिल अधिनियम 1947 को निरस्त करता है और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी शिक्षा को सेवाओं की मानकों को विनियमित करने के लिए नया ढांचा प्रदान करता है। यानी कि ये समझ के चलना आप, आईएनसी एक्ट जो 1947 था, ये एक्ट अब रहा नहीं, इसकी जगह कौन सा आ गया, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन आ चुका है। और ये कब आया, 2023 में, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलता हूं मैं। अब चलते हैं अपन नर्सिंग प्रोसेस पर। अब नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं? नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस इज द एक सिस्टेमिक मतलब प्रोसेस है जो अपन मरीज पर जो भी काम, जो भी नर्सिंग केयर या नर्सिंग वर्क, नर्सिंग केयर जो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसका एक निश्चित प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को अपन नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं कि दिस इज द एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ द नर्सिंग वर्क। ठीक है, इसमें ये एक तरह से दिया हुआ है कि ये जो एरो दिया हुआ है, इससे आप समझ रहे होंगे एरो से कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कौन सी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है आपके, याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप ऑफ द, फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, असेसमेंट, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आकलन। क्या बोलेंगे बच्चों हिंदी में, आकलन। ओके, सेकंड प्रोसेस आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में जो सबसे पहले आकलन में अपन पेशेंट का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि एक्चुअली पेशेंट को नीड क्या है। ठीक है, पेशेंट को जरूरत क्या है, उस चीज की अपन नीड करेंगे। चाहे पेशेंट को अगर पेन भी है तो पेन से पहले अपन उसका पेन का असेसमेंट करेंगे कि कहां पर पेन है, कितना पेन है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो सेकंड फेज आ जाएगी नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद में अपन डायग्नोसिस करेंगे। अब इसे पेन रिलेटेड टू मतलब इंक्रीज टेम्परेचर या फिर फिजिकल सराउंडिंग, जो भी उसका डायग्नोसिस हुआ, तो उसमें फिर अपन नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। दिस इज द सेकंड स्टेप। देन फिर इसके बाद में आती है प्लानिंग। फिर अपन प्लान करेंगे कि चलो पेशेंट का असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, है ना, तो उसका प्लान क्या करें, क्या करें कि उसको क्या देना है, अपन को मेडिसिन देनी है या फिर उसको उसका हेड इन क्या बोलते हैं, हेड इन साइड एलिवेट करना है या लेग इन साइड एलिवेट करना है, या फिर उसको जो गर्म सेक देना है, ठंडा सेक देना, वो सारी प्लानिंग अपन करते हैं। फिर इसमें थर्ड फेज, फिर उसमें जो प्लानिंग किया उसको क्या करते हैं अपन इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें उसको क्रियान्वयन यानी कि उसको लागू करेंगे जिससे कि उसका पेन कम हो। लागू करने के बाद में फिर पांचवा जो स्टेप है, जो जिसको अपन बोलते हैं लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये दो क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं, फर्स्ट वन इज है ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, दिस इज सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं, लास्ट प्रोसेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस क्या स्टेप क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। क्या बात कर रहा हूं मैं, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करना क्यों करना है इसलिए मूल्यांकन करना है जो अपन ने नर्सिंग केयर दी है वो इफेक्टिव हुई या नहीं हुई। सपोज करो पेशेंट को पेन था, अपन ने एसेस किया, उसका नर्सिंग डायग्नोसिस किया कि किस वजह से पेन है, फिर उसको इंप्लीमेंट किया अपन ने, फिर प्लानिंग की कि क्या देना है। सपोज करो डाइक्लो इंजेक्शन लगाना, डाइक्लोफिनिक, प्लानिंग किया, इंप्लीमेंट, उसको इंजेक्शन लगाया। अब ऐसा नहीं कि अपन ने उसको इंजेक्शन पुश कर दिया पेशेंट के तो अपनी कहानी खत्म हो गई, अपना काम खत्म हो गया, मैं इंजेक्शन लगा दिया तेरे को, ठीक है जा। नहीं, अपनी नर्सिंग प्रोसेस में ना जो काम तब पूरा होगा इस केस में जब पेशेंट को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद में वापस जाकर पेशेंट से मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे कि भैया आपका दर्द कम हुआ या नहीं हुआ, अपना मूल्यांकन करना है, उसका इवोल्यूशन करना है। फिर पेशेंट कहेगा हाँ डॉक्टर साहब, हाँ नर्सिंग ऑफिसर साहब, मेरा दर्द कम हो गया। तो कम हुआ इट मींस कि अपनी नर्सिंग प्रोसेस क्या हुई, सक्सेस हुई। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरा दर्द कम नहीं हुआ, मेरे तो वैसा का वैसा दर्द हो रहा है, तो फिर अपन को क्या करना है, ये नर्सिंग प्रोसेस वापस फॉलो करनी है। ओके, तो ये प्रक्रिया ही चलती रहती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपन नर्सिंग केयर इफेक्टिवली डिलीवर कर पाते हैं, मतलब नीडेड पीपुल, नीडेड पेशेंट्स को या पेशेंट्स को। ठीक है, अभी नर्सिंग प्रोसेस की टोटल देखो 3 क्वेश्चन यहां से सब ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो फर्स्ट स्टेप का क्या नाम है, असेसमेंट या आकलन। लास्ट स्टेप का क्या नाम है, इवोल्यूशन या मूल्यांकन। और नर्सिंग प्रोसेस में
टोटल स्टेप कितनी होती है, एक एक क्वेश्चन बनता है, टोटल स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्सिंग प्रोसेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 स्टेप्स है जो नर्सिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, 1 2 3 4 5। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक असेसमेंट, एक एक का मैंने अलग से और एक्सप्लेनेशन दिया है, हालांकि मैं आपको पूरी चीज बोल चुका, वापिस यहाँ पर करूंगा तो और क्लास लंबी जाएगी। यहाँ देखो, असेसमेंट मरीज की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना। मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था पेन का, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर अपन पढ़ें कि असेसमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, शारीरिक स्थिति, तो पेन किससे संबंधित हो गया, फिजिकल पैरामीटर से संबंधित हो गया, या और कुछ चीज है तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल आकलन में, असेसमेंट में फिजिकली, मेंटली और सोशल रूप से उसका असेसमेंट करना, डायग्नोसिस में मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना, प्लानिंग में उसकी रणनीति बनाना, और क्रियान्वयन में है जो उसको इंप्लीमेंट करना या इंप्लीमेंटेशन। फिर उसकी 5वीं आती है मूल्यांकन है, इलाज और देखभाल की प्रभावशीलता की समीक्षा करना। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका नर्सिंग प्रोसेस। अब आता है अगली चीज आती है अपने इसमें, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। हाँ, अपने सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन चीजें क्लासेज में पूरी क्लियर करेंगे, सिलेबस की चर्चा भी जरूरी है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस का, तो उस सिलेबस को फॉलो करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। एडमिशन, ये मरीज की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैंने वैसे लिख कर लाया हूँ। डिस्चार्ज, इससे छुट्टी देने से संबंधित हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसलिए मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप है ना स्टार्क मार्क करके रखना, और मैं वापिस आपको बोल रहा हूँ, मैं जहां जहां स्टार्क मार्क करूं आपको अपने नोट्स में भी स्टार्क मार्क करके रखना है। और आप जो नोट्स बना रहे हो ना, उसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर जरूर करना। मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर, 90-790-00-426 73 83 28 29 38, ठीक है। इन नंबर पर ये मैं यूज करता हूं, मेरे पास रहता है, कभी कभार फोन हमेशा नहीं रहता, हमेशा तो स्टाफ के पास में रहता है ये वाला नंबर, तो और ये ऑफिस में रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। तो इन नंबर पर आपको अपने नोट्स जो बना रहे हो उसकी फोटो खींचकर भेजनी है, ताकि हम देखें कि आप बरोबर नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। कुछ इंप्रूव करने का होगा तो हम आपको गाइड करेंगे। नोट्स जरूर बनाने अपने, नोट्स बहुत काम की चीज है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मैंने इस स्लाइड को यहां पर क्यों लिया कि जो ये वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 5 स्टार करके रख लेना। डिस्चार्ज प्रक्रिया भर्ती के समय ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि मरीज की डिस्चार्ज प्रक्रिया कब शुरू होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब मरीज भर्ती होता है, या मरीज के भर्ती होने के 5 दिन बाद, या जब मरीज भर्ती छुट्टी ले रहा है तब, या फिर मरीज भर्ती होने से 5 दिन पहले। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको राइट आंसर क्या होगा, डिस्चार्ज प्लानिंग कब से शुरू मरीज के भर्ती होने के समय, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन से ही उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग है जो शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए मैं लिख कर लाया हूं। चलो अब बात करते हैं हेल्थ असेसमेंट की। अब हेल्थ असेसमेंट में क्या आता है, हेल्थ असेसमेंट पेशेंट की या किसी कोई भी आपके ओपीडी में पेशेंट आ रहा है उसकी हेल्थ का असेसमेंट करना, ठीक है। तो असेसमेंट में क्या हो जाएगा, उसका सिस्टेमिक इवोल्यूशन करना, पूरी बॉडी का सिस्टेमेटिक असेसमेंट करना, हेड टू टॉय, यानी कि उसका सिर से लेकर पैर तक का पूरा असेसमेंट करना, इज द हेल्थ असेसमेंट। इसमें लिखा हुआ भी है कि इस सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ द होल बॉडी कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डाटा, फिजिकल हेल्थ असेसमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेड टू टॉय, यानी कि अपन जब पेशेंट की फिजिकल हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं है ना, उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट से, तो 2 वे में अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव डाटा, एक सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा अपन पेशेंट के हेल्थ असेसमेंट करके या फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से, फिजिकल हेल्थ असेसमेंट के माध्यम से पेशेंट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा अपन लेते हैं कि उसके कान में कुछ है नहीं है, उसके नाक में कुछ नहीं है, उसके हेयर कैसे हैं, हालांकि मेरे तो उड़ते जा रहे हैं, इतने बचे ही नहीं है ना, पूरा सपाट होते जा रहा है ना, इतना कुछ बचा ही नहीं है। वैसे थोड़ा सी दूर की और बात है, बाद में पूरा टकड़ा भी स्मार्ट हो जाएंगे हम, टीवीएस बन जाएंगे ना। तो उसके बालों को देखना, असेसमेंट करना, उसके चेस्ट की सिमेट्री एसिमेट्री, उसके एब्डोमेन, उसके जेनिटल एरियाज को, लेग्स को, है ना, आईज हुआ, नोज हुआ, माउथ हुआ, एवरीथिंग अपन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं कि यहाँ पर कुछ तो नहीं है। सेकेंड हो गया सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट से पूछकर पता करना क्या कि आपको मिचली जैसा हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, क्या आपको दर्द हो रहा है, क्या दर्द को आप आकलन कर सकते हैं, दर्द का ऑब्जेक्टिव रूप से पेशेंट की बॉडी देखकर आप बता सकते हैं कि पेशेंट को दर्द है या नहीं है, नहीं ना। तो ऐसे डाटा जो पेशेंट बता रहा है वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव डाटा।
और ऐसे डाटा जो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ऑस्कल्टेशन करके अगर जो डाटा अपन प्राप्त कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्ट करना, वॉच करना, देखना, निरीक्षण करना, वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। जो पेशेंट खुद स्वयं बता रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को उल्टी जैसा मन हो रहा है, दैट इज द सब्जेक्टिव डाटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब अपन ने देख रहे हैं यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है हेल्थ असेसमेंट का। सिंपल सी चीजें लिखी हुई है, बिल्कुल आसानी से आप समझ लेना। रोगी की स्थिति के बारे में, रोगी की मूलभूत डाटा यानी कि जो उसकी डाटा प्राप्त करना, डाटा फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस एंड प्लानिंग, टू इवैल्यूएट फिजियोलॉजिकल आउटकम्स, टू मेक क्लिनिकल जजमेंट अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। तो ये सब हेल्थ प्रमोशन के है क्या बोलते हैं पर्पज हो सकते हैं या फिर जो इसके उद्देश्य हो सकते हैं, जिसके लिए है जो अपने हेल्थ असेसमेंट करते हैं। ओवरऑल अगर मैं समराइज करके बताऊं तो पेशेंट की हेल्थ स्थिति स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए जो अपन प्रक्रिया कर रहे हैं वो है हेल्थ असेसमेंट। उसके से डाटा लेना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, फिर उसकी प्लानिंग में, उसके आउटकम्स में है जो उसको इंप्लीमेंट करना, लागू करना, ताकि पेशेंट को इफेक्टिवली हेल्थ केयर दे सकें। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि कई तरह से टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट होता है, कई तरह का हेल्थ स्वास्थ्य मूल्यांकन के प्रकार। अपन को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके से जो हेल्थ असेसमेंट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला हो गया कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, यानी कि उसका व्यापक पूरी तरह से उसका हेड टू टोए हेल्थ असेसमेंट करना। और ये कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, स्टार्टेड व्हेन द क्लाइंट एंटर द हॉस्पिटल। जब पेशेंट एडमिट हो रहा है तो आपने देखा होगा जब एडमिट पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, फाइल की पूरी प्रक्रिया होती है फाइल को ना समझने की। है ना, किशन राज और रामू जो भी जुड़े हुए हैं एक बार वो भी कमेंट करके बता सकते हैं जो बच्चे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। और कोशिश मेरी है कि मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे ना। चलो, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट कब होगा? जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर होगा। अपन देखते हैं कि पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में आता है तो फॉर्मेलिटीज में बहुत सारा टाइम लगता है, वो फॉर्मेलिटीज यही है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट है। जिसमें क्या होता है, पेशेंट का अपन टोटल हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, उसके वाइटल्स हो गया, उसके जो भी अदर फॉर्मेलिटीज हो गई, तो वो इसमें आ जाएगा। है ना, इसमें जिसमें क्या क्या हो जाएगा, हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूड हो जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में। सेकेंड वन फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखो ऑनगोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट ये कब होता है? कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द पेशेंट केयर। याद रखना, ऑनगोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट ये कब होता है? जब सपोज पेशेंट एडमिट हो गया अपने पास है, अपने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट कर लिया, उसके बाद में पेशेंट को संभाला ही नहीं 10-5 दिन तक। पेशेंट 15 दिन एडमिट है, 10 दिन एडमिट है, जाकर पास में जाकर ही मत देखो, ऐसा थोड़ी होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट तीनों टाइम अपन वाइटल साइंस रिकॉर्ड करते हैं या अदर थिंग्स अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? ऑन गोइंग, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो तब ऑन गोइंग पार्शियल, यानी कि जो चीज जरूरत है उनका अपन असेसमेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं है पेशेंट जब एडमिट हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी, उसकी सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट कोई सर्किटरी हिस्ट्री, ये चीजें अपन जब हेल्थ हिस्ट्री में पूछ रहे हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ तब, वो चीजें अपन बार बार थोड़ी ना पूछते हैं, पेशेंट से रोज पूछते हैं नहीं, रोज वही चीजें असेस करनी है अपन को जो जरूरी है, लाइक वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस पे मॉनिटरिंग वगैरह करना वो क्या जाएगा? ऑन गोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट में। चलो आगे चलें अपन। देखो फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट क्या हो जाएगा? केंद्रित स्वास्थ्य मूल्यांकन है। इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, असेस स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन पार्टिकुलर नीड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। सपोज लो पेशेंट को क्या हो रहा है कि वोमिटिंग हो रही है ना, या फिर उसका बीपी अप्स डाउन हो रहा है, तो अपन उसका क्या वाइटल साइंस से मॉनिटर करेंगे कि वो स्पेसिफिक कंडीशन हो, तो उसमें फिर अपन क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर कंडीशन को ही असेस करेंगे, बार बार उस पर ध्यान रखेंगे, जिसका नाम क्या? फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, केंद्रित स्वास्थ्य मूल्यांकन। जिसका दूसरा नाम भी क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट है ना, कि जो प्रॉब्लम है उसी का असेसमेंट करना। सपोज करो पेशेंट को टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना, टेम्परेचर कम करने के लिए उसको स्पंज बाथ देना, स्पंजिंग करवाना या एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर करना। तो ये हो गया, क्या हो गया? टेम्परेचर चेक करना कौन सा हो गया? प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। इज दैट क्लियर? एक हो गया इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई, पेशेंट का एकदम सडनली बीपी डाउन हो गया, पेशेंट मरणावस्था में आ गया, तो या इसी को इमरजेंसी सिचुएशन में जो असेसमेंट अपन कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा? इमरजेंसी कंडीशन में हेल्थ असेसमेंट।
एक होता है टाइम लैप्स्ड। टाइम लैप्स्ड यानी कि टाइम गुजर जाने के बाद में, कुछ टाइम बीत जाने के बाद में हेल्थ असेसमेंट है, समय के अंतराल पर है। टाइम लैप्स्ड यानी कि समय के अंतराल पर किया जाने वाला हेल्थ असेसमेंट, याद रखना टाइम लैप्स्ड हेल्थ असेसमेंट है, जो कि कब किया जाता है, जब पेशेंट प्रारंभिक मूल्यांकन के कुछ महीनों के बाद में, यानी कि अपन पेशेंट को डिस्चार्ज देते हैं, छुट्टी लेकर चला जाता है पेशेंट, वो 15 दिन बाद में, 7 दिन बाद फॉलो अप पर बुलाते हैं, फिर वापिस उसका वाइटल्स चेक करना, वो किस में आएगा, वो आएगा टाइम लैप्स्ड हेल्थ असेसमेंट में। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, अपन जो हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, हेल्थ वो उसके मेनली दो कंपोनेंट्स है। क्या क्या कंपोनेंट्स है? एक है हेल्थ हिस्ट्री, एक फिजिकल एग्जामिनेशन। इनके माध्यम से अपन पूरा ओवरऑल क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। ठीक है, एक तो उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री में टोटली आ जाती है उसकी फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है उसकी सब आ जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो अपन ऑब्जेक्टिव डाटा ले रहे हैं उसकी टेक्निक्स हैं। तो 4 टेक्निक्स होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिनके माध्यम से अपन पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। वो कौन कौन सी स्टेप्स है वो भी देख लेते हैं अपन। ये चीज हो गई। देखो, डाटा जो कलेक्ट करते हैं आपको पहले बता चुका, ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। दो तरह से डाटा होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा जो पेशेंट खुद देता है, यानी कि व्यक्तिगत डाटा, व्यक्तिपरक डाटा, मरीज द्वारा बताया गया अनुभव, पेशेंट सेल्फ रिपोर्टेड एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा, उसका दर्द हो गया, थकान हो गया, मतली आना, चिंता करना। ठीक। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स या डॉक्टर द्वारा देखा और मापा गया, ऑब्जर्व्ड किया गया। वाइटल साइंस अपन क्या करते हैं, वाइटल साइंस को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप लगाकर उसका हार्ट बीट चेक कर रहे हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव डाटा जिनको अपन ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अपन पेशेंट से अपन खुद कलेक्ट कर रहे हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, दिस इज द साइन। और जो सिम्टम है, वो सिम्टम क्या है, वो क्या है, सब्जेक्टिव डाटा। सिम्टम अपन देखते हैं डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो साइन तो वो जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, अपन कलेक्ट कर रहे हैं, नर्स या डॉक्टर। और सिम्टम वो जो पेशेंट बता रहा है। इज दैट क्लियर? याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, पूरा नोट्स लिख लेना, पीडीएफ डाल दूंगा वैसे। चलो, ये कुछ पोजीशन है, वैसे आप देखोगे तो इससे आपका पता लगेगा कि कौन सी पोजीशन है जो कौन सी कंडीशन में दी जाती है ना। तो ये कुछ पोजीशंस में लेकर आया हूं, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन, जिसमें कि पेशेंट को पीठ के बल लेटा दिया जाता है, और लेटाने के बाद में पेशेंट आराम से कंफर्टेबल रहता है। और उसके जो पैर है, पैरों को थोड़ा सा उसको वाइडली ओपन, मतलब वाइड किया जाता है, जिससे कि पेरिनियल एरिया अच्छे से एक्सपोज हो, और इसमें जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें फैसिलिटेशन मिले। लाइक कैथेटराइजेशन कर रहे हो, फीमेल कैथेटराइजेशन कर रहे हो, तो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमनली पोजीशन यूज होती है डोर्सल रिकम्बिनेंट। डायग्राम्स देख लो, दिस इज द सुपाइन पोजीशन, जिसमें पेशेंट सीधा पीठ के बल बेड पर लेटा हुआ रहता है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन हो गई। और फिर आगे जो आती है पोजीशन, वो है लिथोटमी पोजीशन हो गई। जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब ये पोजीशंस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, इन पोजीशन को यूज करते हुए ही है जो बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करते हैं। एक हो गया लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट पीठ के बल लेट जाता है। पीठ के बल लेटने के बाद में उसके दोनों पैरों को क्या होता है, एक फिजिकली डिवाइस होती है, उसमें हैंग कर दिया जाता है, जिससे कि उसका पेरिनियल एरिया एक्सपोज हो जाए। और ये पोजीशन है लिथोटमी पोजीशन, याद रखना क्या नाम है, लिथोटमी पोजीशन। ड्यूरिंग द लेबर, यानी कि लेबर प्रक्रिया, जब बच्चे का जन्म होता है ना, लेबर प्रक्रिया के दौरान है जो ये पोजीशन मदर को दी जाती है। या फिर कोई भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हो, हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी हो, वेलवेटमी की हो, या फिर और भी कोई सर्जरी हो, तो उस सर्जरी के दौरान पेशेंट को, महिला को लिथोटमी पोजीशन में लेटाया जाता है, जिससे कि पेरिनियल एरिया अच्छे से एक्सपोज हो और प्रोसीजर्स आसानी से कंडक्ट हो सके। ठीक है ना। अब आगे चल रहा है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को जो अपर लेग है, ऊपर वाला लेग दिखाई दे रहा है आपको, वो आगे की तरफ है जो लेटरल साइड में रखा जाता है, जिससे कि बैक साइड बटक्स उसकी आसानी से एक्सपोज हो, और बटक्स में स्पेशली है जो एनस का पार्ट, एनस का एरिया है, वो अच्छे से दिखा, मतलब एक विजुलाइज हो, जिससे कि अपन पेशेंट को एनिमा एडमिनिस्टर कर सकें। तो सिम्स पोजीशन का ध्यान रखना, किस में दिया जाता है कॉमनली, ये
एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जब पेशेंट को एनिमा देना हो तो सिम्स लेटरल पोजीशन, याद रखना क्या बात करो, या तो लेफ्ट लेटरल बोल लो आप, या फिर सिम्स लेटरल पोजीशन दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, आसानी से एनिमा एडमिनिस्टर हो जाता है और सिग्मोइड कोलन की इस तरह से उसमें क्या होता है, एनाटॉमिकल डायरेक्शन आता है। तो जैसे आप एनिमा एडमिनिस्टर करोगे तो वो डायरेक्ट सिग्मोइड कोलन में जाएगा और वो इफेक्टिव काम करेगा। प्रोन पोजीशन में पेशेंट क्या होता है, अपने एब्डोमेन के बल लेटा हुआ रहता है बेड पर, ठीक है। याद रखना, इस तरह से डायग्राम से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है जो फिजिकल एग्जामिनेशन, जो अपन पेशेंट के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तब यूज लिया जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, देखो आपको देखा फ्लैश लाइट हो गया, नाम याद रख लो, पर्पज भी इधर लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ जाओगे। ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, इससे क्या होता है अपन एयर का एग्जामिनेशन करते हैं, सॉरी आईज का एग्जामिनेशन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से। एक हो गया ऑटोस्कोप, जिससे अपन क्या करते हैं, एयर का एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप एयर को ऐसे डायरेक्ट ओपन आई से तो नहीं देख सकते ना, तो आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी। प्रकर्जन हैमर हो गया, प्रकर्जन हैमर से आपको देखना पड़ेगा कि उसका बॉडी मास क्या है, उसका रेजोनेंस क्या है, कहीं पर भी है ना फ्लूइड वगैरह तो नहीं है एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। ट्यूनिंग फोर्क हो गया, ट्यूनिंग फोर्क से अपन आई एयर में कोई हियरिंग लॉस तो नहीं है वो चेक करने के लिए अपन यूज करेंगे। एक हो गया कॉटन एप्लीकेटर से कोई सैंपल लेना हो उसके लिए। ग्लव्स हो गया, टंग ब्लेड्स हो गया, टंग डिप्रेसर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और टंग डिप्रेशन कब यूज होते हैं, जब उनको माउथ का, फेरिंग्स का, पीछे के पार्ट का एग्जामिनेशन करना होगा तो टंग डिप्रेस, टंग को डिप्रेस करेंगे और पीछे का जो वल्वा वाला पार्ट है मुंह का वो आसानी से अपन विजुलाइज होगा, वो देख पाएंगे। तो वो कब यूज होगा, जब माउथ का एग्जामिनेशन करना हो तब। चलो अब देखो फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टेप्स है, स्टेप्स पे यही इंपॉर्टेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन में। एक तो दो चीज हो गई, एक तो जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा है, तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्टिव डाटा है, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। सब्जेक्टिव डाटा का एग्जामिनर ने पूछा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्टिव डाटा है, यानी कि व्यक्तिपरक डाटा है। चार ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा दर्द, बी मिलेगा उसका दूसरा बुखार, ठीक है, बुखार हो गया। तीन मिलेगा उसको आपको नाड़ी दर मान लो, नाड़ी दर हो गया। चार मान लो उसका ब्लड प्रेशर हो गया। तो इनमें से सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होगा, पेशेंट का दर्द। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा पर। और यह इंपॉर्टेंट है फिर फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टेप्स, चार स्टेप्स होती है ये याद रखना, चार। और फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, सिस्टेमिक इवैल्यूएशन ऑफ द, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो इसमें चार स्टेप्स हो गई सर, कौन कौन सी, और इन स्टेप्स का एक निश्चित क्रम होता है, ये ध्यान रखकर चलना। इन चारों स्टेप्स का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले क्या करना है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी कि आपको निरीक्षण करना है, पेशेंट को देखकर ही सामान्य लक्षणों का पहचान करना है। आपका ओपीडी रूम ये है, पेशेंट बाहर से आ रहा है आपके रूम में, तो आपको वहीं से देख लेना है कहीं वो लंगड़ा तो नहीं रहा है, कहीं उसको कोई इस तरह से आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि इसके कहीं ना कहीं है जो स्केलेटल सिस्टम में उसके कहीं ना कहीं है जो चोट लगी हुई है, ट्रोमा का पेशेंट है। तो आते हुए पेशेंट से या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशन को ही आपको आते हुए पेशेंट का चेहरा देख कर ही माप लेना है। नॉर्मल पेशेंट होगा वो आराम से ऐसे आएगा, आराम से आएगा। जिसके दर्द हो रहा होगा वो क्या करे, ओए माँ, ऐसे आएगा आपकी ओपीडी में। तो आपको पेशेंट आते हुए ही उसका आकलन कर लेना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज क्या है, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन। पेशेंट को देखकर ही पता उसकी असामान्यता को या उसकी बीमारी को भांप लेना, ताकि पेशेंट की आते ही अगली स्टेप फॉलो कर सके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये कौन सी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कौन सी, इंस्पेक्शन। सेकेंड वन पल्पेशन। पल्पेशन, पेशेंट आपके पास आ गया, उसका क्या करो, पल्पेट करके देखो, क्या करो उसका एब्डोमेन कैविटी आप क्या करोगे, कई पेशेंट कर रहा है कि मेरे डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, वो आके आपको बोला कि मेरे यहाँ दर्द, तो आप क्या करोगे, पेशेंट को लेटाओगे बेड पर और उसका एब्डोमेन का क्या करोगे, निरीक्षण करोगे कि देख मैं देखता हूँ, चलो चेक करता हूँ, आप बैठो, लेटो आराम से बैठो। आप पेशेंट लेटा, उसका एब्डोमेन क्या कर रहे हो, आप ऐसे प्रेस करके देख रहे हो, प्रेस करके देख रहे हो, यानी कि आपके पालम का यूज कर रहे हो, किसका, फिंगर्स का आपको पल्पेशन में यूज करना है। जो ये वाला एरिया है इसका यूज करना है, या फिर जो ये बैक डोर्सल सरफेस हैंड की ये वाली आपको यूज करना है। ये यूज अपन डोर्सल सरफेस कब करते हैं, जब पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे को बहुत सारा बुखार आ रहा है, ताव आ रहा है, मेरे को बुखार आ रहा है, मेरे को फीवर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, हैंड की डोर्सल सरफेस से देखोगे कहीं उसको टेम्परेचर तो नहीं है। तो आपको पल्पेशन के लिए क्या करना पड़ रहा है, या तो फिंगर्स को यूज करो,
इससे आपको क्या प्रेस करना है, किसी भी ऑर्गन को देखना है कि इंटरनल के जो ऑर्गन्स है, या फिर बैक साइड से आप टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो हैंड की या तो फिंगर्स यूज करनी है, या फिर ये डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड यूज करना है फॉर द पल्पेशन मेथड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, थर्ड जो इसमें ये हो गया सेकंड। फिर आती है आपकी थर्ड टेक्निक। थर्ड कौन सी करें? प्रकजन। प्रकजन यानी आघात, प्रकाश आघात लिखा हुआ, इसमें आघात परीक्षण लिख लेना, आघात परीक्षण। आघात परीक्षण जो अभी मैं देख रहा था, अपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था, प्रकजन हैमर, देखा था कि नहीं देखा था अभी यार, मैंने भी आपको दिखाया था, देखो बच्चों ये रहा, दिस इज द, ये क्या है? प्रकजन हैमर। तो प्रकजन हैमर से ही आप ये प्रकजन वाला जो निरीक्षण है, कैसे सपोज करो आपको इस तरह से करना है, यहाँ रिफ्लेक्स देखना है तो यहाँ आपको चोट करना है, चिलस रिफ्लेक्स वगैरह देखना है, या फिर पटेलर रिफ्लेक्स देखना है तो आपको घुटने के ऊपर क्या करना है, उसको टक करके देखना है। और ये निरीक्षण, प्रकजन जो निरीक्षण है फिजिकल एग्जामिनेशन का, वो किसकी हेल्प से आप करोगे, ये आपको याद रखना है, किससे करोगे? प्रकजन हैमर, रिफ्लेक्स हैमर जिसका नाम है, इसकी सहायता से। तो तीन स्टेप्स यहां पर हो गई इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की। फर्स्ट वन इंस्पेक्शन, सेकंड वन पाल्पेशन, और थर्ड वन इज प्रकजन। लास्ट आती है फिर आपको स्टेथोस्कोप उठाना है, कानों में डालना उसको, उसकी हार्ट बीट चेक करनी है, पेशेंट को सांस ले अबनॉर्मलिटी देखनी है कि, फिर उसका बैक साइड से देखना आपका, उसका लंग्स वगैरह के सभी सेगमेंट में रखते हुए अगर आप कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ अबनॉर्मलिटी दिख रही है, तो वो आप किससे देखोगे? लंग साउंड या फिर ब्रीथ हार्ट साउंड या बाउल साउंड किसी सुनोगे? वो सुनोगे आप ऑस्कल्टेशन मेथड से। और ये किसकी सहायता से किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऑस्कल्टेशन मेथड, जिसको सुनना बोलते हैं या श्रव्य परीक्षण बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन मेथड किसकी सहायता से किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहां पर स्टेथोस्कोप। क्या होगा? स्टेथोस्कोप, ये याद रखना। इस स्टेथोस्कोप की सहायता से ही ऑस्कल्टेशन मेथड है वो पूरा किया जाता है फिजिकल परीक्षण का। इज दैट क्लियर? प्रकजन मेथड किसकी सहायता से किया जा रहा है? प्रकजन या रिफ्लेक्स हैमर की सहायता से। पाल्पेशन मेथड किसकी सहायता से किया जा रहा है? आपकी हैंड की फिंगर से या डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड से। और इंस्पेक्शन मेथड किसकी सहायता से किया जा रहा है? आपकी आंखों से। क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक बच्चों? कमेंट करके बता सकते हो कोई डाउट है तो किसी को। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। ये देखो मैंने आप यहां पर भी लेकर आया, देखो पाल्मर सरफेस, ये होगी कौन सी? ये पाल्मर सरफेस हो गई, ये होगी एग्जामिनर्स फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स वाला इसका यूज करोगे आप पाल्मर सरफेस का। और ये डोर्सल सरफेस होगी, राइट, डोर्सम बैक ऑफ द हैंड, जिसका यूज असेस सरफेस टेम्परेचर के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? चलो सर। और जो बच्चे आज क्लास देख रहे हैं ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं कि क्लासेज किस तरह से हो रही है, हिंदी इंग्लिश में हो रही है। पढ़ाने का जो पूरा माध्यम है हिंदी का है, ताकि जैसे किशन राज जी, रामू जी, प्रिया मैडम, जो आप जुड़े हुए हैं सभी लोग, तो आप क्या करना, अपने दोस्त लोगों को साथ शेयर करना, उनको बताना आपका अनुभव कि हाँ क्लासेज बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही है। ये कुछ आई असेसमेंट करने के लिए अपन ये चार्ट का यूज करते हैं। अलग क्या नाम है इनका? स्नेनल चार्ट। याद रखना क्या नाम है? स्नेनल चार्ट। ठीक है, तो ये चार्ट के माध्यम से अपन आईज का है जो विजन लॉस वगैरह हो या विजन इक्विटी का है जो टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो आज की क्लास लगभग अपनी थ्योरी का आज का क्लास सेक्शन पूरा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास में अपन थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही कवर करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना अपन ने पढ़ा है वहां से कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि हम सभी टॉपिक्स जो आपको पढ़ाएंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ जो एमसीक्यू सेक्शन भी पूरा होए यहीं पर। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, वो भी मेरे पास इधर रखी हुई नहीं है, मैं लेकर आता हूँ, एक मिनट वो बुक बताता हूँ। उस बुक से आप भी तैयारी करना है आपको बैच के साथ साथ में।
हाँ, मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे स्टाफ नर्स का बैच ज्वाइन किए हुए हैं या जो यूट्यूब पर देख रहे हैं जो बैच ज्वाइन नहीं किए हुए हैं ना, तो उनको ये वाली बुक लेकर आनी है। ये आसानी से फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। इस बुक में 5000 हिंदी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इन क्वेश्चंस को आपको बरोबर सॉल्व करना है। हमारी कोशिश रहेगी इसके पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन फिर भी आपको है जो ये बुक से मंगवा कर इससे तैयारी करनी है। साथ में क्लासेज आप यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको इस बुक से करना है। इस बुक से आपका इनफ कोर्स कवर हो जाएगा लगभग नर्सिंग सेक्शन का ना। बाकी आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा चीज जो इंग्लिश अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये ओल्ड पेपर का एडिशन है, इससे आप मंगवा कर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 17-18 हजार क्वेश्चन है, तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। ठीक है। बाकी सीएचओ की आप तैयारी कर रहे होंगे तो सीएचओ के लिए अलग बुक्स है अपने पास, आपको पता होगा। ये सीएचओ वाली हो गई, मिशन सीएचओ हिंदी और एक इंग्लिश, है ना। चलो, क्वेश्चन आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको लेकर आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेडी विद द लैंप। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 2। अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध के दौरान नर्सिंग सेवा प्रदान की? तो ड्यूरिंग विच वार डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रोवाइड नर्सिंग केयर? वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका क्रीमिया वार, जो अपन देख चुके हैं अभी थ्योरी में अपने पास क्लास आई थी, है ना। ओल बुक मेरे पास है सर, ओल बुक। ओके ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट ना। चलो, यहाँ पर हो जाएगा क्रीमिया वार हो गया। चलो, अगला क्वेश्चन लेकर चलूं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अभी अपन ने चर्चा की थी वहां पर, की पॉइंट्स में थ्योरी में पढ़ रहे थे तब, को क्या नाम है? नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इज इट एंड व्हाट इज इट नॉट। नर्सिंग पर नोट्स, याद रखना इतना सा। कौन सी पुस्तक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की? नोट्स ऑन नर्सिंग। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान के कारण किस क्षेत्र में सुधार हुआ? तो अपन को पता है कौन से क्षेत्र में सुधार हुआ। कौन से क्षेत्र में सुधार हुआ? सर्जरी, हॉस्पिटल सैनिटेशन एंड हाइजीन। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो नर्सिंग की परिभाषा में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा था कि आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके, आसपास की साफ सफाई से, या फिर आसपास की जो क्या बोलते हैं अपन, क्लीन या हाइजीन को मेंटेन करते हुए भी पेशेंट की केयर को अपन इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज बी। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 12 मई 1820 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई 1820 को। कहां हुआ था? अभी ने देखा था इटली में। कहां हुआ था? इटली के फ्लोरेंस शहर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को। 12 मई 1810 को तो आपका क्या था उसका? 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म था, और मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को। याद रखते हुए चलना, है ना। ये आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीजें शेष होए। खासतौर पर जो बच्चे मतलब जिनका ज्यादा सोर्स नहीं होता कि वो बड़े नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, उन बच्चों के लिए क्लासेज आसानी रहेगी, और उनको आपके बिहार स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, और यहीं से आपका सिलेबस कवर होएगा पूरा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपन ने देखा उसका फ्लोरेंस सिटी में। फ्लोरेंस सिटी कहां पर है? इटली कंट्री की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसे? सी। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कहां हुई थी? तो मृत्यु कहां हुई थी? मैंने बताया था लंदन में। लिखा था कि नहीं लिखा था? लंदन में। तो माई फेयर एक जगह है लंदन में, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो लंदन में कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कहां हुई थी? लंदन में। ओके। अगला क्वेश्चन क्या? नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है? जैसा अभी अपन ने पढ़ा, कौन सा चरण होता है नर्सिंग प्रक्रिया का, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? असेसमेंट। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। चलो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर देखो, असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये इवैल्यूएशन क्या है? ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? मूल्यांकन। इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो फटाफट इसको असेस कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन का। नर्सिंग प्रक्रिया का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन द नर्सिंग प्रोसेस? अपने देखा कि इवैल्यूएशन जो स्टेप है, कौन सी स्टेप है? ये लास्ट। कौन से नंबर की? 5th नंबर की। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो, रोगी की देखभाल की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना, एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेशेंट केयर, या फिर नई नर्सिंग योजना बनाना, या निदान मॉडिफाइड डायग्नोसिस, या रोगी के रिकॉर्ड को अपडेट करना। क्या आंसर आएगा? करो कमेंट अप करो। कृष्ण कुमार, रामू,
प्रेमलता, पुम्मी पटेल, ए बिल्कुल एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके, शानदार शानदार। तो इस तरह से ही आपकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अपने सिंपल टू डिफिकल्ट लेवल के पूरे तरह के क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया में कौन सा चरण सुनिश्चित करता है कि देखभाल योगदान प्रभावी है? विच स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस इंश्योर दैट द केयर प्लान वाज इफेक्टिव? कौन सी जो प्रोसेस है वो इस बात को डिसाइड करेगी कि पेशेंट को जो इंजेक्शन लगाया अपने वो प्रभावी हुआ, उसकी काम किया है नहीं किया पेशेंट के? तो वो कौन सा हो जाएगा, मूल्यांकन इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल एक्सलेंट एक्सलेंट, ओके, बिल्कुल राइट आंसर है ना। किशन राज, किशन कुमार, पुम्मी पटेल, रामू, मोनिका, हाँ सबका राइट है, ओके बिल्कुल एक्सीलेंट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्स रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है? यानी कि पेशेंट की अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि उसकी जो अपन काम कर रहे हैं उसकी गोपनीयता रखनी है, तो ऐसे में कौन सा उसको काम करना होगा कि उसकी गोपनीयता बनी रहे? सपोज को पेशेंट की रिपोर्ट आई है, लैब से रिपोर्ट आई, क्या आई कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे? क्या इसे करोगे क्या आप इस तरह से कि जैसे कि मेरे पास सपोज मान कर लो ये पेशेंट की रिपोर्ट आ गई, HIV रिपोर्ट है, तो सभी पेशेंटों को जा जाकर बताओगे आप, अरे उस पेशेंट के HIV आ गया, उस पेशेंट के HIV पॉजिटिव? ऐसा नहीं करना ना। कुछ भी हो, XYZ अदर हो, HIV के अलावा दूसरी भी कोई जांच हो सकती है, तो पेशेंट की एवरी रिपोर्ट को, उसके डाटा है, उसकी जो फाइल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, रोगी की जानकारी सभी को साझा करना नहीं, गलत होगा, उसको किसी को साझा नहीं करनी, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में, वो भी सिर्फ कंसर्न्ड हेल्थ केयर, कौन से डॉक्टर हो सकते हैं जो उसको ट्रीट कर रहा है, या फिर और कोई हेल्थ केयर पर्सन, उन्हीं के साथ में डाटा शेयर करना, ना तो सोशल मीडिया पर डालना, ना ही किसी को बताना है, ना ही किसी और मरीजों के साथ में शेयर करना है। केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ चिकित्सा डेटा साझा करना, इट इज द राइट आंसर है। सोशल मीडिया पर नहीं डालना। आप करते हो ना कभी कभार, हॉस्पिटल में केयर कर रहे हो पेशेंट की, पेशेंट के साथ में रील बना रहे हो, रील को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी को भंग कर रहे हो आप, है ना। तो ऐसा काम नहीं करने, ये पूरे अगेंस्ट द एथिक्स होता है, ठीक है। या रोगी की अनुपस्थिति के बिना उसके केस रिकॉर्ड निकालना, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलो नर्सिंग एथिक्स के अनुसार नर्स को रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए? पेशेंट के साथ लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए? क्यों? पम्मी पटेल, किशन कुमार, बताओ, लड़ना चाहिए पेशेंट के साथ या झगड़ना चाहिए या शांति प्रिय एकदम मतलब अच्छे से व्यवहार करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना चाहिए? न्याय संगत और करुणामय, कठोर और अनुशासित, या फिर केवल चिकित्सीय निर्देशों का पालन करना, या निष्पक्षता के बिना कार्य करना? देखो ये नहीं होगा, केवल आ गया वर्ड, चिकित्सीय निर्देशों का पालन तो करना है लेकिन केवल यही करना है, तो भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर कठोर और अनुपस्थित, कठोर नहीं हो, अनुशासित तो रहना है ठीक है, लेकिन उसके साथ कठोर नहीं होना, उसके साथ कोमलता के साथ में, सिंप्लिसिटी के साथ में, सिंपैथी के साथ में रहना है। तो कठोर वर्ड आ गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये बचा कौन सा, ए, न्याय संगत और करुणामय, इट इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, किशन राज सही नहीं होगा, यही होगा वो ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्स की प्राथमिक भूमिका मरीज की देखभाल में क्या होती है? क्या होती है? सिर्फ वर्ड आ गया, यही गलत हो गया। डॉक्टर के आदेशों का ही पालन करते रहेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे मरीज की देखभाल के लिए, जबकि नर्सिंग इज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन ना, ठीक है। रोगी की भावनात्मक और शारीरिक सहायता प्रदान करना, दवाओं को संगठित करना, सिर्फ यही काम नहीं होगा, अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करना। नर्स की प्राथमिक भूमिका मरीज की देखभाल में क्या होती है? प्राथमिक भूमिका पूछ रहे हैं। रोगी को भावनात्मक और शारीरिक सहायता प्रदान करना, रोगी को संगठित करना, अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करना। देखो सब काम ये भी करना है, दवाओं को संगठित भी करना है, डॉक्टर की वो भी करना, लेकिन प्राथमिक कार्य की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? दैट इज द बी इज द राइट आंसर। ओके, पुम्मी पटेल ए नहीं होगा, बी होगा। चलो स्वास्थ्य मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य मूल्यांकन यानी कि पर्पज ऑफ द हेल्थ असेसमेंट, मूल्यांकन की जगह आप आकलन कर लेना, यहां पर अपने नोट्स बनाओ उसमें, या आकलन, ठीक है, आकलन कर लेना। तो स्वास्थ्य आकलन यानी कि हेल्थ असेसमेंट का अपने पढ़ा, हेल्थ असेसमेंट का मुख्य प्राइम उद्देश्य क्या है? रोगी की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना। केवल केवल वर्ड आ रहा है, इट मीन्स की रॉन्ग।
चिकित्सा निर्धारण करना ओनली ये उसका उद्देश्य नहीं होता, जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करना ये भी नहीं होगा, केवल गंभीर बीमारियों का ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोगी की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना, इवैल्यूएटिंग द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पेशेंट इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य मूल्यांकन में कौन सी प्रमुख डेटा श्रेणियां शामिल होती है। अभी अपन ने देखा कि हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें दो डेटा कलेक्शन की दो टेक्निक्स या दो मेथड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी अपन को देखना है? कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। पढ़ा नहीं था क्या? अभी आंसर नहीं दे रहे? हाँ दिया दिया, ओके। ए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य मूल्यांकन के दौरान नर्स को किसका ध्यान रखना चाहिए। व्हाट शुड ए नर्स कंसीडर ड्यूरिंग हेल्थ असेसमेंट। या मूल्यांकन की जगह आकलन कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर आपको राइट डाउन नहीं करने नोट्स में, ध्यान। क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व करने के लिए हम टेस्ट सीरीज में डालेंगे, टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करना, थ्योरी को नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। बाकी आपको लगे कोई क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट हो जो आपको समझना हो, वापस रिकॉल करना हो, रिवाइज करना हो, तो आप बोले राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अपने अपने जो नोट्स बनाओ वो मेरे को व्हाट्सअप जरूर करना, मैं चेक करूंगा कि आप किस तरह के नोट्स बना रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा इंप्रूव करना होगा तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा, ठीक है। चलो नर्स का किसका ध्यान रखना चाहिए, रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित करना, बिल्कुल। केवल चिकित्सा निर्देशों का पालन करना रॉन्ग हो गया। सभी रोगियों को समान रूप से देखना, ये भी होगा। ट्रीटिंग ऑल पेशेंट द सेम वे, है ना। बिना दस्तावेजीकरण के रोगी का आकलन करना, असेसिंग द पेशेंट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं होगा। ये नहीं, रोगी की गोपनीयता यहाँ पर सबसे मुख्य जो आकलन हो जाएगा, पर्पज हो जाएगा, वो जाएगा रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित करना। सबसे जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पर रहेगा ड्यूरिंग द हेल्थ असेसमेंट नर्स का, वो रहेगा उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, ओके। हिंदी में टेस्ट डालना, हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे टेस्ट, है ना। पार्टिकुलर हिंदी में नहीं, दोनों ही लैंग्वेज में रखेंगे, डोंट वरी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही टेस्ट देंगे। चलो आज के क्लास के मैंने 15-20 क्वेश्चन भी करवा दिए और सब चीजें कोशिश की सभी चीजें कवर करने की। अब जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, बैच इनरोल कर चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि क्लासेज हमारी बरोबर हिंदी इंग्लिश में ही हो रही है, अपने बीआर सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है। आप ये बुक भी परचेज कर लें, इसमें 5000 क्वेश्चन है वो सोल्व कर लें अच्छे से। और अपने दोस्तों को इंकरेज करें कि मैक्सिमम बच्चे इनरोल हुए। 15 मई तक ये ऑफर रहेगा, बाद में प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स से जुड़े हुए हैं उनको, या अपने सोशल मीडिया ग्रुप से उनमें जो अपना ग्राफिक्स है जिसका एड का, वो शेयर करें। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्लासेज का लेवल पूरा बीटीएस बीआर स्टाफ नर्स के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, तो आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं बीटीएससी यानी कि बिहार में स्टाफ नर्स बनने का। क्योंकि देखो आप कहीं से भी क्लास ज्वाइन कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि सभी इंस्टीट्यूट्स आपको बाइलिंगुअल में इस तरह से नोट्स तैयार करके इस तरह से क्लास लेंगे। सभी के पास में मोस्ट ऑफ इंग्लिश मटेरियल है, जो नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से बेच चलता है वो वैसे ही आपको पढ़ाएंगे, वो चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। स्पेशली जीएनएम वाले बच्चे हैं, उनको समझने के लिए तो इस तरह के नोट्स हिंदी इंग्लिश में ही चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे और स्टाफ नर्स बन पाएंगे, ठीक है। यही चीजें आपको अपने दोस्तों को समझानी है, या जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको समझना है कि अपन को क्लासेज हिंदी इंग्लिश में मिले, वही बेच हमारे लिए जरूरी है, वही बेच हमारे को सफलता दिला सकता है। और ऐसा बेच आपको कहाँ मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इज दैट क्लियर? आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपका फीडबैक आप यहाँ पर भी डाल दो। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ। ये वाले नंबर मेरे ही है, जो मेरे पास रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम मेरे पास रहते हैं, बाकी तो स्टाफ के पास मोबाइल रहता है वैसे। तो आप अपना फीडबैक जरूर डालें कि आज की क्लास कैसी रही, है ना। मैसेज लिखकर व्हाट्सएप पर, और आपको क्लासेस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। पूरा फीडबैक जरूर मेरे को यहाँ पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। बाकी आप जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपकी कोई भी क्यूरी रहे, बेस से संबंधित रहे, तो आप क्या करें, इन मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। बुक्स ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट है, बाकी बेच ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मिशनरी नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और यहाँ पर है जो आकर आप बेच में इनरोल हो जाएं, ठीक है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं मैं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब अपने ऐप में, आप इस फोटो को अपने बच्चों के, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। ये जो 5000 एमसीक्यू का बुक है, ये आपका ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रही है। और ये बीटीएससी का स्टाफ ने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज है, मैं आपको बता दूं सभी सिलेक्टेड है। 8-8, 10-10 एग्जाम्स में 5-5, 7-7 साल का लंबा चौड़ा अनुभव रखती है, जो आपको आपके बेच में पढ़ाएगी, ठीक है। और कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी बेच की प्राइस अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है,
15 मई तक। उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी प्राइस मात्र कितनी है, 2,999 रुपए इसकी, सॉरी 2,499, यानी कि 2500 रुपए इसकी प्राइस है बेच की। ठीक है। पम्मी किशनराज, पम्मी पटेल, कृष्ण कुमार, रामू, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आज की क्लास का फीडबैक मेरे को व्हाट्सएप पर जरूर भेजना, है ना। आपको क्लास कैसी लगी, आपको नोट्स कैसे लगे, क्वेश्चन सेशन अपन ने किया, वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आ रहा है, कैसे, सब चीज मेरे को एक बार व्हाट्सएप जरूर करना। चलो बच्चों, जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जो डेमो क्लास देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। फटाफट बैच ज्वाइन करके अपनी क्लासेस रेगुलर करो, और क्लासेस रेगुलर करते हुए ही आपको बीटीएससी स्टाफ नर्स में सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं एक क्लास ले लूँ, 2 क्लास ले लूँ, सभी फैकल्टीज और फैकल्टीज की क्लासेज रहेगी। डेली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ध्यान रखना, डेली आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम अरेंज कर लें, लाइव क्लास में इनरोल होने की कोशिश करें। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपके बैच में क्लास रिकॉर्ड रहेगी। 15 महीने की वैलिडिटी है, 15 महीने तक, तो आप कभी भी देख सकते हैं। कोशिश ये रहेगी मैं डेली की लाइव क्लास लूँ, डेली के नोट्स अपडेट करूँ। इज दैट क्लियर? पीडीएफ कब तक डाल दो? अभी क्लास जैसे लाइव आया, आधा घंटे 1 घंटे में आपको पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। ये अभी डाल देंगे, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पीडीएफ डाल देंगे ना। अरे किशन राज, मेरी जीएफ भी क्लास ज्वाइन करेगी, वेरी गुड भाई। जीएफ क्या, जो भी जीएफ 1 2 3 4 नंबर पर है, उन सबको ज्वाइन कराने का बोलो, है ना। कि क्लास है वो पूरा बिहार सिलेबस एग्जाम के हिसाब से चल रहा है, स्टाफ नर्स के एग्जाम के हिसाब से ही। ठीक है। चलो, जो बच्चे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं वो आप ज्यादा देर नहीं करें, फटाफट बैच में एनरोल होकर आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें, है ना। चलो ठीक है, फिर कल मिलूंगा और नई क्लास में। और आज शायद अदर फैकल्टीज जो क्लासेज होगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेली नोटिफिकेशन आएगा। पूरे दिन में 3-4 क्लासेज हमारी कोशिश रहेगी, 4 क्लासेज डेली की रखें, ताकि 250 से 300 घंटे का जो पूरा बैच है वो कवर हो जाए आपका। ठीक है। वहाँ इस बैच में 250 घंटे में हम कवर करेंगे सभी फैकल्टीज का, जैसा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का जो टाइम डिसाइड किया वैसा ना। चलो ठीक है, फिर कल मिलूंगा फिर।